फाइनली फ्राइडे आ गया और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फिनाले आ गया। वाओ, कितने ज़्यादा एफ हो गए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का आज फिनाले रिलीज हो चुका है, जिसके आने के बाद अब ये सीरीज़ अभी के लिए ख़त्म हो चुकी है। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लास्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन जानना चाह रहे होंगे और इसकी एंडिंग के वाले से कुछ कन्फ्यूजन्स भी होंगी ज़रूर। तो इसमें फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पूरे के पूरे एपिसोड का ब्रेकडाउन भी करूँगा और साथ ही साथ आपको एंडिंग एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा आगे इसके एंडिंग हमें कहाँ पे कनेक्टेड होते हुए नजर आ सकती है मार्वल की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये ओवरऑल एपिसोड और सीरीज मुझे पूरी कैसी लगी। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, जहां हमारी एंडिंग हुई थी लास्ट एपिसोड की, जहां पे कार्ली मॉर्गनथाउ ने जो है जीआरसी की मीटिंग के ऊपर हल्ला बोल दिया था और वहां के सारे सिस्टम्स वगैरह हैक करके सबको कैद कर लिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल सेम वही चीज़ हो रही होती है, जहां पे चारों तरफ मिलिट्री फोर्सेस और स्वैट टीम्स आ चुकी हैं, लेकिन वो लोग अभी कुछ भी हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कार्ली ने अपना हमला आगे नहीं बढ़ाया है। बस उसने सारे के सारे लोगों को वहाँ पे कैद कर लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बकी बार्न्स भी यहाँ पे पहुंचता है और वहीं पे वो जो है फैल्कन से बात कर रहा था कॉम्स के ऊपर, जहाँ पे फैल्कन का हमें एक सूट का नज़ारा मिलता है जो उड़ते हुए न्यूयॉर्क की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि बस मैं आ रहा हूँ। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि जब यहाँ पे बकी बार्न्स आगे बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे उसको एक आदमी आके रोकता है और उससे पूछता है क्या आप यहीं पे काम करते हैं। लेकिन जब वो अपने पीछे पलट के देखता है बकी की तरफ, तो वो अपने मुंह पे से एक मास्क हटाती है और वो जरा सर कोई और नहीं बल्कि शैरन कार्टर होती है। तो यहाँ पे बकी भी एकदम चौंक जाता है कि शैरन आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। तो शैरन उस वक्त उनको यही बताने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उनकी यहाँ पे मदद करने के लिए आई है, लेकिन उसका प्लान यहाँ पे कुछ और ही था। और अगर हम यहाँ पे गौर करें जिस तरह उसने अपना रूप बदला हुआ है, तो इसी तरीके से सेम ब्लैक विडो ने भी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर अपना रूप बदल के एक ऑफिसर के रूप में आई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे कार्ली जो देखती है कि फैल्कन यहाँ पे पहुंच चुका है, तो वही अगले पल वो अपने लोगों को बोलती है कि अटैक करना शुरू करो। इस तरह हम देखते हैं कि वो जीआरसी की बिल्डिंग के अंदर हर जगह जीआरसी की बिल्डिंग के अंदर स्मोक बॉम्ब्स डालना शुरू करते हैं, जिससे वहाँ पे चारों तरफ धुआं होना शुरू हो जाता है और वहाँ के सारे लोग पैनिक होकर जो है बिल्डिंग से बाहर निकलने लग जाते हैं और वो बेसिकली एक बहुत बड़ा पैनिक मचाने लगती है। और उसका मिशन यहाँ पे ये होता है कि जो इसके पूरे के पूरे कैपिटल लोग हैं, जो कि मेन बंदे हैं, उन लोगों को किसी तरह यहाँ से निकाल के कैद कर लिया जाए और उन्हीं के बेसिस पे ये अपने आगे के सौदे करेंगे। अगर आपको ये अपने इंपॉर्टेंट बंदे चाहिए तो उसके बदले में आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। इस तरह यही अगले पल हम देखते हैं कि जब वो सारे के सारे होस्टेज को यहाँ पे बिल्डिंग से निकालने में लगे होते हैं, तो तभी फैल्कन जो है अपनी शील्ड के साथ एक एंट्री मारता है और यहाँ पे हमें बेसिकली उस कॉस्ट्यूम का फर्स्ट लुक दिखता है जो कि वकांडा से उसके लिए वो बनवा के लेकर आया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इसका पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम वाइब्रेनियम से नहीं बना हुआ है, वो एक आर्मर नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके विंग्स जो हैं वो उसको वाइब्रेनियम के बना के दिए गए हैं। और अगर हम इसके कॉस्ट्यूम की फर्स्ट लुक की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बिल्कुल एकदम जो है एकदम कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है, जिसको हमने देखा था कि जब कैप्टन अमेरिका फैल्कन जो है कॉमिक्स के अंदर बनता है तो तब उसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। इसके हेड पीस से लेके इसके विंग्स तक, इसके चेस्ट से लेके इसकी हर एक चीज़ जो है बिल्कुल वैसे ही लग रही है। और लग रहा है कि इसके इस वाले यूनिफॉर्म के अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड की गई है ताकि वो थोड़ा सा बल्कि उसको फील करवाया जा सके। लेकिन अगर कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें तो मार्वल स्टूडियोज जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स बना रहे हैं अपने सारे के सारे हीरोज़ के, चाहे हम उसमें यूएस एजेंट के कॉस्ट्यूम की बात करें या स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम की क्यों ना बात कर लें। तो मार्वल आजकल कॉस्ट्यूम का अपना गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और इसी तरह हम देखें इससे पहले फैल्कन यहाँ पे लोगों की मदद कर सके तो वहाँ पे बैट्रॉक द लीपर आ जाता है ताकि वो अपना यहाँ पे बदला ले सके, और इस तरह यहाँ पे फैल्कन का वो यहाँ टाइम वेस्ट करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बकी और शैरन जो है वो सारे के सारे दूसरे इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बकी का भी यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कार्ली से मोबाइल पे बात करने लग जाता है और कार्ली उसको बेसिकली टाइम डिले करने की कोशिश कर रही होती है इतनी देर में कि वो लोग वहाँ से निकल सकें। लेकिन शैरन उसके पीछे जा रही होती है और उनमें से एक जो उनका साथी होता है उसको एक गैस बॉम्ब से जान से मार भी देती है। लेकिन वहीं पे बकी अगले पल जो है वो एक मोटरसाइकिल लेता है और उस वैन का पीछा करना शुरू करता है जिसके अंदर उन सारे के सारे लोगों को बिठा के ले जाया जा रहा था। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि उनके कुछ जो और बड़े मेंबर्स होते हैं जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से बिल्डिंग से लेके जाया जा रहा होता है, तो हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि दरअसल उस हेलीकॉप्टर का पायलट वही जो है वो फ्लैग स्मैशर का ही लिए काम कर रहा है और वो सारे के सारे लोगों को ले जा रहा है। और फैल्कन जो है अब इस हेलीकॉप्टर के पीछे जा रहा है और दूसरे जो ट्रक से भरे हुए लोग हैं उनके पीछे बकी जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक फाइट मिलती है। यहाँ पे फैल्कन जो है इस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और इसके पायलट को बहुत ही शानदार तरीके से डिसार्म करके इस जहाज से बाहर निकालता है। और ये पूरा ओवरऑल सीन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। बस इस पूरे के पूरे एक्शन सीक्वेंस के अंदर जो मुझे कमी लगी वो लाइटनिंग की लगी, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो सीन है रात के टाइम बनाया गया है, तो इसलिए एक्शन का इतना ज़्यादा मज़ा ना आ पाया। क्योंकि अगर हमने फैल्कन के पहले वाले एक्शन की बात करें जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मिला था, तो वो डे टाइम के अंदर था और वहाँ पे फैल्कन के एक्शन बहुत ही औसम लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके सूट के अंदर रेड विंग भी वापसी आ चुका है और वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मदद कर रहा है। यहाँ पे उसका रेड विंग बिल्कुल टोनी स्टार्क के AI की तरह काम कर रहा है, जिस तरह वो लोगों के चेहरों तक को रिकॉग्नाइज कर रहा है।
लेकिन यहीं पे कार्ली जो अपने साथियों से इस बात को बताती है कि अगर आज हम अपने प्लान में फेल होते हैं तो हम उनके सारे के सारे लोगों को जान से मार डालेंगे। तो इस बात के ऊपर आके उसके टीममेट्स भी जो है इस पर थोड़े से हैरत में आ जाते हैं और उनको नहीं लग रहा कि कार्ली अब जो है बिल्कुल सही कर रही है। कार्ली अब अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसको बुरे से बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो हैं उस वैन को रोक देते हैं जिनके अंदर सारे के सारे पर्सनल्स को लेके जाया जा रहा होता है और वो वहाँ से उसको आगे अपने हथियार में लेना चाह रहे थे। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे बकी पहुँचता है और उन सारे के सारे कार्ली और उसके सारे के सारे गैंग से मुकाबला करना शुरू करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बकी यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट करता है। और आज लग रहा था कि वाकई में बकी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर बकी को उस तरह से नहीं दिखाया गया जिस तरह से फिनाले के हिसाब से दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर इस फाइट सीन की बात करें तो बकी एज ऑलवेज वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है और ये तो हम विंटर सोल्जर मूवी से देखते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन इतनी देर में हमें यहाँ पे एक और सरप्राइज देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे बकी जो है यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए लग जाता है तो कार्ली वो यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे जो है जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका यहाँ पे पहुँचता है अपनी उस शील्ड को लेके, जिसको उसने यूट्यूब के ऊपर सर्च करके बनाया है कि हाउ टू मेक कैप्टन अमेरिका शील्ड। और हम देखें वो शील्ड तो यहाँ पे ज्यादा काम कुछ कर नहीं रही होती है कार्ली और इनके लोगों के खिलाफ, लेकिन क्योंकि जॉन वॉकर भी अब एक सुपर सोल्जर बन चुका है तो यहाँ पे कार्ली और उसके लोगों को बहुत ही ज्यादा शानदार मुकाबला दे रहा होता है। और इस पूरी की पूरी फाइट सीन के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ पे वो सिर्फ इसीलिए आया है ताकि कार्ली मॉर्गेनथॉ से अपना बदला ले सके, यानी लेमार की मौत का, और वो यहाँ पे किसी को बचाने के लिए नहीं आया था। लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर आगे हम देखते हैं कि जब बकी यहाँ पे फ्लैग स्मैशर के एक आदमी से लड़ने में मसरूफ होता है और दूसरी तरफ कार्ली उस पूरी की पूरी वैन को एक ऊंचाई से फेंकने लगती है तो वो एक चीज़ पे आके लटक जाती है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जॉन वॉकर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कार्ली मॉर्गेनथॉ का पीछा करके उसको ख़त्म कर दे या फिर वो जाके उस वैन को बचा ले। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन वॉकर जो है अपना दिमाग अपने काबू में रखता है और यहाँ पे सारे के सारे लोगों को बचाने के लिए उस वैन को पकड़ लेता है जाके। तो यहाँ से बेसिकली जो है जॉन वॉकर ने अपनी रिडेम्पशन हासिल कर ली। मतलब इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर हमें जॉन वॉकर से जितनी ज़्यादा नफरत हो गई थी, हमें जितना वो बुरा लगने लग गया था, सिर्फ एक इस मूवमेंट के अंदर आके ऐसा लग रहा था कि वाकई में वो भी एक हीरो है। और ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जॉन वॉकर का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही रहा है कि वो एक विलन नहीं है लेकिन वो एक हीरो भी नहीं है, वो इन दोनों चीज़ों के बीच का शख्स है जिसको एंटी हीरो कहा जाता है। मतलब अगर उसको कोई चीज़ सही करनी है तो उसके लिए वो गलत तरीके भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके मोटिव्स गलत हैं। तो यहाँ पे जॉन वॉकर के कैरेक्टर को बहुत शानदार तरीके से पोर्ट्रे किया गया इस एपिसोड के अंदर और वॉइड रसल की एक्टिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा सलाम करना चाहूँगा उनको। लेकिन हम देखते हैं कि जब जॉन वॉकर इस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वहीं पे वो सुपर सोल्जर आते हैं कार्ली के और उसको मारने लग जाते हैं और इसकी वजह से जो है उसके हाथ से वो वैन छूट जाती है और वो भी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे बकी के साथ नीचे जाके गिर जाता है। और हम देखते हैं कि अब ऐसा लग रहा था कि वैन गिरी जाएगी, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक ये वैन गिरते गिरते रुक जाती है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ऑफ कोर्स फैल्कन यहाँ पे पहुँचता है अपने नए सूट के साथ, जिसको हम देख रहे हैं कि उसके पावर थ्रस्टर्स इतने ज़्यादा मजबूत है कि इतनी बड़ी वैन को उसने ऊपर उठा कर रख लिया। और साथ में हम देखते हैं तो यहाँ पे उसका जो रेड विंग होता है वो भी अलग अलग हो जाते हैं दो पीस के अंदर और वो उसके अंदर से भी अलग अलग थ्रस्टर्स निकलते हैं जो कि इसको ऊपर भेजने में मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ से बिल्कुल सेम जो है टोनी स्टार्क वाली फील आने लग गई जिस तरह उसने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर आके उस फेरी को बचाया था सारे के सारे थ्रस्टर्स को उस फेरी से चिपका के। और इसी तरह यहाँ पे फैल्कन भी जो है इस पूरे के पूरी गाड़ी को ऊपर लेकर आता है और अब हम देख रहे हैं कि जैसा कि पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही होती है तो सब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये अब फैल्कन नहीं है, ना ही ये एक ब्लैक फैल्कन है, ना ही ये कैप्टन फैल्कन है, बल्कि ये कैप्टन अमेरिका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फैल्कन भी यहाँ पे आ जाता है और कार्ली बिल्कुल उनके ठीक सामने खड़ी होती है। लेकिन तभी वहीं पे बेडरॉक द लीपर आता है और वहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हुए कार्ली को वहाँ से भागने का मौका देता है। और इन्हीं सब के बीच हम देख रहे हैं कि शैरन ने भी सबके ऊपर नजर रखी हुई है और वो लोग भागते भागते एक अंडरग्राउंड के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन वॉकर भी अब इनका साथ दे रहा है और बकी और जॉन वॉकर जो है इनके दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए निकल गए और वहीं से फैल्कन कार्ली के पीछे जाता है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे कार्ली जो भागते हुए आ रही होती है बेसमेंट के अंदर तो वहाँ पे फैल्कन से पहले उसके पास शैरन कार्टर पहुँच जाती है और यहाँ पे सारी की सारी बातों का खुलासा होता है। और दरअसल यही था जो कि मैं आपको पिछले 2 से 3 एपिसोड से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि पावर ब्रोकर कोई और नहीं बल्कि शैरन कार्टर ही है। और इस एपिसोड के अंदर इस बात को रिवील कर दिया गया है कि मादरीपुर को चलाने वाला मास्टरमाइंड जो कि उन सारी चीज़ों के ऊपर नजर रखा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि शैरन कार्टर ही थी। अब सवाल हमारे पास ये आता है कि शैरन के पास इतनी पावर्स आई कहाँ से कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो उसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे जब हम इसके एंडिंग एक्सप्लेन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे होता ही है कि बेडरॉक द लीपर भी यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे बेडरॉक द लीपर भी पहुँचता है और वो शैरन से कहता है कि अब मैं उस काम के जो हूँ 4 गुना ज़्यादा पैसे लूँगा। तो वहीं पे शैरन बोलती है कि मुझे ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं पसंद और वहाँ पे वो बेडरॉक को गोली मारती है और इस तरह कार्ली यहाँ पे शैरन की गोली मार देती है। और जब फैल्कन यहाँ पे पहुँचता है तो उसको ऐसा लगता है कि कार्ली ने ही दोनों को गोली मारी है और शैरन के ऊपर उसका शक जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे शैरन ने अपना दिमाग बहुत ही औसम तरीके से चलाया है
लेकिन हम देखते हैं कि फैल्कन यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रहा था कार्ली को, और अभी भी सिर्फ समझा रहा होता है, लेकिन कार्ली उसको मार रही होती है और उससे कहती है कि मुझसे लड़ो, लेकिन फैल्कन उसके ऊपर एक हाथ तक नहीं उठाता और ना ही उसे लड़ना चाह रहा होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि इसी सब भी कार्ली जो अपना आपा खो बैठती है और फैल्कन के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार सके तो शेरन वहाँ पे कार्ली का काम तमाम कर देती है और फैल्कन कार्ली को उठा के पूरी की पूरी पब्लिक के सामने ले आता है। और यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्पीच सुनने को मिलती है कार्ली के पूरे मोटिव्स के ऊपर। वो यहाँ पे जीआरसी के जो सारे सीनियर्स मेंबर होते हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो बंदूक की जोर पे लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनके सामने दोबारा एक और कार्ली आगे खड़ी हो जाएगी और शायद वो इस वाली से ज़्यादा मजबूत हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फैल्कन बेसिकली क्योंकि अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है और जो भी इसके शील्ड को उठाता है और कैप्टन अमेरिका का मेंटल लेता है उसको इस तरह के भाषण देना लाजमी है, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें कैप्टन अमेरिका नहीं बनाएंगे। तो ऑब्वियसली फैल्कन ने भी स्टीव के साथ रह के बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था और अब बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी कि जैसे यहाँ पे स्टीव रॉजर्स बात कर रही हैं। तो फैल्कन यहाँ पे जीआरसी के मेंबर्स को भी समझाता है और सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में कहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बकी और यूएस एजेंट जो है वहाँ पे जो उनके दूसरे साथी मौजूद होते हैं सुपर सोल्जर्स जो भाग रहे होते हैं उनको पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं और वो बकी उसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर उसने कार्ली से बात करी थी और उनके ऐप के जरिए ही उनको एक कॉर्नर के अंदर बुलाता है जहाँ पे पहले से सारे पुलिस वाले इंतजार कर रहे होते हैं। और हमने देखा कि जब उनको यहाँ पे पकड़ के ले जाया जा रहा होता है तो वो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि हम इनको पकड़ के राफ्ट प्रिजन के अंदर ले जाने वाले हैं। अब ये दूसरी बार है जो हमने राफ्ट प्रिजन का नाम इस सीरीज के अंदर सुना है, इससे पहले हमने तब सुना था जब जीमो को वहाँ पे ले जाया जा रहा था और अब हम देख रहे हैं कि इन सुपर सोल्जर्स को भी राफ्ट के अंदर ही भेजा जाने वाला है। और इसी पूरी की पूरी स्पीच के बीच जो हम देखते हैं कि फैल्कन दे रहे होते हैं तो यहाँ पे आइजा ब्राइडली के ऊपर भी हमारी नज़र डाली जाती है और साथ में उसके साथी टॉरस के ऊपर भी नज़र डाली जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब आगे जाके फैल्कन का मेंटल ले लेगा क्योंकि अब इस सीरीज़ का नाम फैल्कन इन द विंटर सोल्जर नहीं है बल्कि कैप्टन अमेरिका इन द विंटर सोल्जर कर दिया गया है इसके एंड में। इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि शेरन को जैसा कि गोली लग चुकी है तो वो यहाँ से अपने रास्ते जा रही होती है बकी के साथ ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन फैल्कन अभी भी उससे यही कहता है कि जो मैंने तुमसे वादा करा था तुम्हें माफ़ी दिलवाने का वो मैं भूला नहीं हूँ। और हम इस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग आते हैं सेनेटर के और कहते हैं कि अभी भी एक सुपर सोल्जर हमारे हाथ नहीं लगा है तो क्या आप उसको पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। तो फैल्कन बोलता है कि बिल्कुल मैं हमेशा ही करूँगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे सुपर सोल्जर्स को ले जाया जा रहा होता है वैन के अंदर बिठा के, तो यहाँ पे भी फ्लैग स्मैशर के लोग मौजूद होते हैं जो कि इस बस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा सा और आगे बढ़ सके हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी वैन के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और हमें न्यूज़ के अंदर ऐसा बताया जाता है कि वो चारों के चारों सुपर सोल्जर्स उस धमाके में मारे गए हैं। और हम देखते हैं कि ये न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि राफ्ट प्रिजन के अंदर बैठा हुआ जीमो सुन रहा होता है और जीमो जब इस न्यूज़ को सुनता है तो वो एक सुकून का सांस लेता है और अपने बिस्तर पे लेट जाता है। तो यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेसिकली यहाँ पे जीमो का पूरा मोटिव था इस सीरीज़ के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। जीमो ने यहाँ पे साथ देने का फैसला इसलिए करता है इन लोगों का क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर अब और सुपर सोल्जर्स नहीं चाहता है और इसी वजह से उसका काम ये था कि सारे के सारे सुपर सोल्जर्स को ख़त्म कर दिया जाए और अब काम वो बेसिकली हो चुका है। तो अब सिर्फ दुनिया के अंदर 2 सुपर सोल्जर्स रह गए हैं उसके मुताबिक, एक बकी जिसको उसने ना मारने का फैसला करा था और एक कैप्टन जॉन वॉकर जिसके बारे में शायद उसको अभी तक पता भी नहीं है। इसी तरह हम जीमो के बाद यहाँ पे एक और जगह पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉकर की वाइफ और वही मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी कि कॉन्टेसा वैलेंटीना यहाँ पे मौजूद है और बेसिकली वो यहाँ पे अपनी बातों से ये बताती है कि जो लास्ट हमला हुआ है विंटर सोल्जर्स के ऊपर वो शायद उसी ने ही करवाया है, लेकिन वो हाँ भी बोल रही होती है और मे भी बोल रही होती है। तो यहाँ पे वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि वॉकर को आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो तभी उसकी वाइफ बोलती हो सकता है कि उसको हेलमेट फिट ना आ रहा हो, क्योंकि हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे अब जो है जॉन वॉकर वैलेंटीना के लिए काम कर रहा है और बेसिकली उसने उसको एक नया कॉस्ट्यूम दिया है जो कि सेम पहले वाला ही कॉस्ट्यूम है, बस उसको ब्लैक कर दिया गया है और ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। जॉन वॉकर का जो ये वाला कॉस्ट्यूम था वो बिल्कुल कॉमिक्स के अंदर ऐसा ही था और यहीं पे वो बताती है कि अब हमारे सामने जो है कुछ अजीब व गरीब चीज़ें आने वाली हैं जिसके अंदर हमें कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें ज़रूरत होने वाली है एक यूएस एजेंट की। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जॉन वॉकर को अपना कॉमिक वाला नाम यूएस एजेंट भी मिल चुका है, नया कॉस्ट्यूम भी मिल चुका है, नई पहचान मिल चुकी है और अब वो नए लोगों के साथ काम भी कर रहा है। अब ये वैलेंटीना कौन है इसके बारे में तो हमें अभी यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं मिला है, लेकिन अगर मेरी माने तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी एजेंसी के लिए काम कर रही है जो कि मेरे ख्याल से हाइड्रा नहीं है बल्कि ये एक अलग ही नई एजेंसी हो सकती है, लिवाइथन। जिस तरह हमें कॉमिक्स में पता चलता है कि लिवाइथन नाम की एक और एजेंसी मौजूद है जो कि शील्ड और हाइड्रा के साथ बनी थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई थी दुनिया से और वो दरअसल एजेंसी जो है वो रशिया के अंदर बनाई गई थी। और अगर पिछले हफ्ते की न्यूज़ को माने तो हमें ये बताया गया कि कॉन्टेसा वैलेंटीना का जो कैरेक्टर था वो हमें फैल्कन द विंटर सोल्जर में नहीं बल्कि इससे पहले ब्लैक विडो मूवी के अंदर दिखने वाला था और ब्लैक विडो मूवी के अंदर रशिया को जो है बहुत ही हैवीली हमें दिखाया जाने वाला था। तो हो सकता है कि ये रशिया स्पाई एजेंसी की ही मेंबर हो कॉन्टेसा, जो कि अब यहाँ पे लोगों को रिक्रूट कर रही है अपने एक अलग ही मिशन के ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह कॉन्टेसा की और जॉन वॉकर की कहानी तो अब आगे कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अभी के लिए हमने देखा कि यहाँ पे जॉन वॉकर का जो पूरा डार्क आर्क चल रहा था स्टोरी का वो यहाँ ख़त्म होता है और अब उसकी एक तरह से नई शुरुआत की जाएगी।
उसी तरह हम यहाँ से बकी के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि वो उसी चाइनीज बुड्ढे के पास आता है और उसको आज बेसिकली बता देता है कि उसके बेटे को उसने ही मारा था जब वो विंटर सोल्जर हुआ करता था। तो बकी भी जो है अपनी सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है पुरानी, और अब आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है। और वहीं अपनी थेरेपिस्ट को भी वो एक लेटर भेजता है अपनी डायरी के साथ कि उसने जो पुराने काम करने थे अधूरे उसने पूरे कर दिए हैं। तो इस तरह से बेसिकली उसकी थेरेपी का काम भी अब ख़त्म हो चुका है। अब वो एक नया इंसान बन गया है जिसके पास अब इस दुनिया में आज़ाद घूमने का मौका है और अब वो जो चाहे इसमें कर सकता है। और यहीं से एपिसोड हमारा शिफ्ट होता है आइजा ब्राइडली के पास, जहाँ पे फैल्कन उनसे मिलने के लिए आता है। फैल्कन जैसा कि अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है, उसने जीआरसी के लोगों को अच्छे तरीके से समझाया भी है और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर भी लिया है। तो ये देख के आइजा ब्राइडली एक तरह से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ब्लैक अमेरिकन जो है वो एक कैप्टन अमेरिका बनेगा। और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस बात पर बहुत गर्व है और तुम शायद एक स्पेशल लड़के हो। लेकिन अगर आपने गौर करी होगी तो इस एपिसोड के अंदर हमें एली को, यानी कि जो इसका ग्रैंडसन है आइजा का, उसको काफ़ी दिखाया गया स्क्रीन के ऊपर। तो उसका मकसद एक ही है, जैसा कि मैं अपनी यंग एवेंजर्स की वीडियो अभी कुछ टाइम पहले बना के कवर कर चुका हूँ, कि यहाँ पे एली जो है वो यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा है जो कि आगे जाके पेट्रियट बनेगा और उसके पास भी आगे जाके सुपर सोल्जर सीरम और शील्ड वगैरह आ ही जाएगी। तो ये तो थोड़े से वक्त की बात है कि किस तरह से उसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि फैल्कन बताता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलना चाहता हूँ कुछ दिखाने के लिए। और बेसिकली फैल्कन यहाँ पे उसको उसी म्यूजियम के अंदर लेकर आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे वर्ल्ड वॉर के टाइम की चीज़ें मौजूद होती हैं, कैप्टन अमेरिका की मेमोरियल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि फैल्कन ने बेसिकली गवर्नमेंट से इस बात की विनती करी है कि आइजा ब्रैडली को भी दुनिया के सामने लेकर आया जाए। और हम देखते हैं कि इस म्यूजियम के अंदर आइजा ब्रैडली का भी एक स्टैचू बना के लगाया गया है और उनकी पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे छापी गई है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा औसम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीछे इनके साथियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और इनकी पूरी स्टोरी लिखी गई है। तो ये वही स्टोरी जो आइजा ब्रैडली ने इसको सुनाई थी। तो ये मोमेंट जो है मेरे हिसाब से इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंट था, जहाँ पे थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि आइजा ब्रैडली ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी थी, इतने सालों से इतना कुछ सहा था, उसको कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन फैल्कन ने उसके लिए ये करा कि एक पूरा का पूरा स्टैचू बनवा के एक म्यूजियम में लगवा दिया। तो वाकई में ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो हम देखेंगे बकी और सैम दोनों जो हैं वो अपने घर आ चुके हैं, यानी कि सैम के घर, और वहाँ पे वो एक तरह की पार्टी वगैरह कर रहे हैं क्योंकि सैम वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है। और उसके बाद हमारी यहाँ पे सीरीज एंड होती है जहाँ पे लिखा था कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। जी हाँ, अब फैल्कन ख़त्म हो चुका है और कैप्टन अमेरिका आ चुका है। तो उसका मकसद साफ है कि जब इसका सीज़न 2 आएगा तो वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर होगा। अब आप पूछेंगे क्या सीज़न 2 उसका आएगा? तो हाँ, इस बात की कंफर्मेशन दी गई थी कुछ टाइम पहले कि लोकी और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सीज़न 2 दोनों के आएंगे ज़रूर। तो ये बात साफ हो चुकी है कि अगले सीज़न के अंदर हम इसका जो नाम है वो यही देखने वाले हैं कि कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। इसके बाद इसके एंड में हमारे पास जो है एक एंड क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सैनिटर जो है यहाँ पे शैरन कार्टर को माफ़ी दे रहे होते हैं, यानी कि सैम ने जो वादा करा था शैरन से वो अब पूरा कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट शैरन कार्टर को माफ़ कर देती है और कहती है कि कार्टर फैमिली ने अमेरिका का बहुत ज़्यादा साथ दिया है बहुत टाइम से और वेलकम होम शैरन कार्टर। और वो साथ में ये भी बताते हैं कि तुम्हारी जो पुरानी जॉब थी अब वो भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है अगर तुम उसको करना चाहो। तो शैरन बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी और इस तरह वो इस बिल्डिंग से वहाँ बाहर निकलती है। लेकिन वो यहाँ बाहर निकलने के बाद दोबारा कॉल मिलाती है किसी को और कहती है कि अब गेम को दोबारा से अब करने का मोमेंट आ गया है। अब हमारे पास गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोटोटाइप वेपन्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम और ज़्यादा दामों में भेज सकते हैं। भले ही हमारे पास अब सुपर सोलर सीरम ना हो लेकिन दूसरी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं और अब बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शैरन कार्टर एक सॉर्ट ऑफ अ विलन हमें दिखाई गई है इन दी एंडिंग, कि उसके जो अब इरादे हैं वो बिल्कुल नेक नहीं है यूएस के साथ। अब शैरन कार्टर ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया। हमें ये भी नहीं बताया गया कि शैरन कार्टर मादरीपुर जैसे इतनी खतरनाक सिटी की अचानक एक लीडर कैसे बन गई कि उसके नाम से लोग डरते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें अभी तक नहीं बताई गई हैं। लेकिन इस मोमेंट पे आगे मैं इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि यहाँ पे शैरन कार्टर के पास जो टाइम था सिविल वॉर से अब तक का उसके अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी, क्योंकि इसके पास ज़बरदस्त किस्म का दिमाग तो मौजूद ही था और वो पहले भी एजेंसीज़ का हिस्सा रह चुकी है। तो इसलिए हो सकता है कि उसने ओरिजिनल पावर ब्रोकर का काम तमाम करने के बाद उसकी जगह खुद ले ली हो। और रही बात यहाँ से ये जो एंडिंग हमें दिखाई गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी एंडिंग अगले किसी सीज़न या किसी मूवी में नहीं बल्कि शायद इसके सीज़न 2 के अंदर ही दिखाई जाने वाली है और ये एक सेल्फ कंटेंट सीरीज़ रहेगी। लेकिन अगर इसकी थोड़ी बहुत एंडिंग कहीं मिल रही है तो वो आर्मर्ड वॉर के हवाले से मिल सकती है, जिसके अंदर हम वॉर मशीन को देखने वाले हैं और उसका हमें बेसिकली प्लॉट ये बताया गया कुछ इस तरह से कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और उस तरह की चीज़ें जो है किसी गलत इंसानों के हाथों में पड़ जाएंगी और उसको रोकने के लिए वॉर मशीन जो है उनके पीछे जाएगा। तो हो सकता है कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी जो होगी वो किसी और की नहीं बल्कि शैरन के जरिए ही उनके हाथ लगेगी और शैरन ही शायद उस सीरीज़ की विलन भी हो जिसमें जो है डॉन चीटल यानी कि वॉर मशीन हमें नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा ही लगता है कि इसकी पूरी की पूरी स्टोरी को जो है इसके सीज़न 2 के अंदर ही दिखाया जाने वाला है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये आज का एपिसोड पिछले कुछ एपिसोड से स्लो था और उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था जितना मैंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ था फिनाले के हिसाब से। मतलब अच्छा था लेकिन फिनाले के लेवल का नहीं था।
खैर ओवरऑल अगर हम सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हमें कोई भी क्लिफ हैंगर टाइप चीज़ देखने को नहीं मिली। यहाँ पे सबके स्टोरी आर्क्स को जो है कंप्लीट किया गया है और बताया गया है कि अब चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए ऐसे ही रहेंगी। यानी कि फैल्कन अब वो कैप्टन अमेरिका बन गया है, बकी वो अब आज़ाद हो चुका है अपने नाइटमेयर से और दूसरी पुराने पास्ट वाली चीज़ों से। ज़ीमो उसका आर्क खत्म हो चुका है, उसको विंटर सोल्जर्स को मारने थे, वो मर चुके हैं और अब वो जेल के अंदर सुकून से बैठा है। जॉन वॉकर जिससे हम सब नफरत कर रहे थे, अब हमारी नफरत उससे कम हो गई है और उसको एक नया मेंटल यूएस एजेंट दे दिया गया है। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। मुझे तो ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी है और मैं इसको 10 आउट ऑफ 8 नंबर देना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस सीरीज को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इंतजार किस बात का है। चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के ऑसम कंटेंट को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस दिस इज पीटर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।